नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम एनसीईआरटी सार संग्रह देख रहे थे, हम सभी लोग और इसमें देखिए मैंने आपको कई सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी हैं, ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये वन लाइनर के रूप में होती है, लेकिन ये समझ लीजिए कि गागर में सागर का काम बखूबी करता है। देखिए भाई जो चीज़ है, मान लीजिए 2 घंटे में आप पूरा प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं, तो कम से कम नहीं दोस्तों 1500 क्वेश्चन तो कवर ही कर रहे हैं हम लोग ना। तो 1500 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में मिल रहे हैं, समझिए बात को। मॉडर्न हिस्ट्री हमने कवर किया, लगभग 2000 प्लस क्वेश्चन थे 3 साढ़े 3 घंटे में आपको। तो ये समझिएगा, ये पैटर्न है कि आप कहाँ ज्यादा मतलब पा रहे हैं, और मैं ट्रिक लॉजिक सब कुछ बताता हूँ दोस्तों। तो आपका फायदा होगा, एग्जाम में आप देखेंगे बहुत जगह मैं यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट कराता हूँ, तो उसमें बताता भी हूँ कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, ये क्वेश्चन यहाँ था, ये यहाँ पढ़ा है, वो यहाँ कराया ना। तो इसमें मैंने कई चीजें कंप्लीट कराई, पोल्ट्री मैंने कंप्लीट करा दी आपकी पूरी, वो देखिएगा प्लेलिस्ट बनी है उसी में, मतलब एक ही प्लेलिस्ट है, एनसीईआरटी सार संग्रह प्लेलिस्ट, उसी में सारी वीडियो है। पोलिटी की है, इंडियन ज्योग्राफी की है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, यानी ये 3 कवर हुआ। उसके बाद हमने मॉडर्न हिस्ट्री देखी, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया। इतिहास यानी प्राचीन इतिहास अब देख रहे थे, वो भी कंप्लीट हो गया आज। अब हम देखेंगे दोस्तों मध्यकालीन भारत, आज से शुरुआत करेंगे मध्यकालीन भारत। दोस्तों तबीयत कम सही है, वरना मैं एक वीडियो में समेट देता। देखिए इतने चैप्टर हैं, तो मतलब भर के चैप्टर भी हैं दोस्तों, तो थोड़ा मतलब आप समझिएगा, मतलब बीच बीच में खांसी आने लगती है ना मुझे, थोड़ा मतलब ये प्रॉब्लम हो गई 1-2 दिन से, तो वो सही हो जाएगी। तो दोस्तों 2 वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा, इसके लिए सॉरी, मैं एक ही में लाना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी है, 2 वीडियो में हो गया, तो प्लीज आप देखिएगा, सपोर्ट करिएगा। बाकी दोस्तों मैं जो है उसके बाद जो भौतिक विज्ञान कराऊंगा, तो प्रॉमिस है एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे, भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक। तो टेंशन ना लीजिए, उसके बाद जो भी चलेगा, चाहे अर्थव्यवस्था चले एक ही वीडियो में, मुझे चाहे 3 घंटे लगातार बैठने पड़े या 4 घंटे, लेकिन वो चलेगा। लेकिन ये थोड़ा समझिएगा, 2 वीडियो में हो जाएगा, ठीक। अब हम आगे बढ़े दोस्तों, देखिए इसमें हम कितने टॉपिक कवर करेंगे। तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण देखेंगे, दिल्ली सल्तनत, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद लोदी, विजयनगर सम्राट, दिल्ली सल्तनत। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों दिल्ली सल्तनत, स्थापत कला एवं शाही और सूफी आंदोलन। देखिए हम यहाँ तक देखेंगे, मुगल वंश भी हम थोड़ा सा देख लेंगे, फिर हम जो है कल से बाबर और हुमायूं से शुरुआत करेंगे। तो इतने टॉपिक हम कल देख लेंगे, ठीक दोस्तों। तो टेंशन ना लीजिए, आप कवर मैं सब करा दूंगा। देखिए धीरे धीरे करते ना, हमने 3 जो है सब्जेक्ट पूरी तरह से अच्छे से कवर कर ली है, तो जो और बचे हैं वो भी मैं करा दूंगा, टेंशन ना लीजिए आप। देखिए अब यहाँ समझिए बात को, देखिए क्या लिखा है, भारत पर मुस्लिम आक्रमण, शुरुआत यहीं से करते हैं। देखिए पहला लिखा है कि भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणी मतलब आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे, तो अरब के थे। कहाँ के थे? अरब के थे। वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया, तो अबैदुल्ला ने किया। किसने, मतलब किसके नेतृत्व में किया गया? अबैदुल्ला के नेतृत्व में किया दोस्तों, ठीक। किसके नेतृत्व में किया गया? अबैदुल्ला के नेतृत्व में किया गया। वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर ठट्टा के समीप देवगल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। यानी जो देवगल बंदरगाह था, वो जो है मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर से ले लिया था, ठीक। यानी इनको पराजित किया, उसके बाद इस पर अधिकार कर लिया। कब? 712 में। ये पूछा गया क्वेश्चन कि सिंध पर सर्वप्रथम किसने आक्रमण किया, तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया। ये कौन था? तो अरब आक्रमणकारी था, ठीक। ये समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़े। अगला है, सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की, तो मुल्तान या स्वर्ण नगरी पर। अगला है, भारत में जजिया कर लगाने वाले प्रथम शासक कौन था, तो प्रथम शासक था मोहम्मद बिन कासिम। अगला, सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ हुआ, तो देखिए ऊंट, अरब में ऊंट होते हैं और खजूर की खेती होती है, तो दोनों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। दोस्तों आप खजूर लेने जाएंगे तो वहां आपको सऊदी अरब का ब्रांड जरूर दिखेगा, मतलब बहुत सारे रहते हैं ना, तो वो सारी चीज खजूर वहां होता है, खजूर और ऊंट। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ, तो तुर्कों का हुआ दोस्तों। देखिए मैं इसमें आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट दूंगा, देखना अभी, मतलब मजा आएगा आपको। अगला है कि तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो अलपगीन गजनी के द्वारा की गई। अगला है कि भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमणकारी किसके द्वारा किया गया, सुबुक्तगीन गजनी के द्वारा, ठीक। ये तुर्की आक्रमणकारी थे, और जबकि वो मोहम्मद बिन कासिम अरब आक्रमणकारी थे। दोनों में अंतर है, तुर्की और अरब, ठीक। अगला, वर्ष 712 में भारत में सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था, तो मोहम्मद बिन कासिम था। इसका सफल था ना दोस्तों, सर्वप्रथम सफल था इसका। अगला दिया है, सुबुक्तगीन मतलब सुबुक्तगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत में किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया, तो जयपाल को पराजित किया। ये क्वेश्चन अभी हम लोग कब देखे थे, कम्युनिटी पोस्ट में जाके देखिए, तो ये प्रथम जो है शासक था जो पराजित हुआ था, ठीक। अभी हम आगे देखेंगे, इसमें मिलेगा भी शायद, कहीं ना कहीं मिल जाएगा अभी। देखिए लिखा है
महमूद गजनवी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी तक 17 बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था, न कि साम्राज्य की स्थापना करना था। दोस्तों वो धन के लिए भारत पर आक्रमण किया था। कौन? मोहम्मद गजनवी। देखिए एक चीज मैं आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए मैं इस क्षेत्र में रहता हूँ, लखनऊ क्षेत्र में। अगर मैं लखनऊ में समृद्ध हूँ, मेरा घर परिवार अच्छा है, मजबूत है, तो मैं यहाँ क्या रहना चाहूंगा? बंगलुरु में। बताइए बात, बेंगलुरु में रहना चाहूंगा? नहीं रहना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ समृद्ध हूँ दोस्तों। लेकिन अगर मैं यहाँ समृद्ध नहीं हूँ, मेरी यहाँ कोई रिपुटेशन नहीं है, मैं यहाँ कमाता नहीं हूँ, तभी तो मैं बेंगलुरु जाऊंगा कमाने के लिए, जाऊंगा कि नहीं? तो वही हाल इनका है। ये गजनवी जो है, ये अपने क्षेत्र में अरब में जो है वो नहीं है, मतलब इनका वर्चस्व नहीं है वहाँ, इनको मतलब ये सेटल नहीं है, समझ लीजिए एक तरह से। सेटल यानी इनके पास धन दौलत इसकी कमी है, ये सेटल नहीं, इनके पास बड़ी बड़ी सेनाएं नहीं है, तो ये आक्रमण करेंगे कहाँ? दूसरे देश पे करेंगे, सीधी सी बात। तो उस समय भारत में जो देखिए सामंतवाद के बाद क्या हुआ, मतलब मंदिर का गुप्त काल में जो है उत्थान होने लगा, मंदिर का निर्माण धीरे धीरे बढ़ता गया। तो मंदिर प्राचीन काल में क्या होते थे? एक तरह से बैंक होते थे, उसमें लोग धन रखते थे। मंदिर में देखो कितना चढ़ावा आता है, तो सबसे ज्यादा मंदिर में चढ़ा। अभी देखिए अयोध्या मंदिर बना, कितना चढ़ाया, हमको लगता है जितना चढ़ावा आया उसका जो है 50% न लगा होगा राम मंदिर में, पूरा अयोध्या का निर्माण हो जाए उतने में, एक नंबर की बन जाए अयोध्या ना। तो आप सोचिए इतना चढ़ावा तो वहां आया है। तो मंदिर क्या थे? प्राचीन काल से ही मंदिरों में बहुत सारा धन संपदा होता था, तो उसे इसने टारगेट बनाया। और इसका प्रमुख जो मतलब इसमें जो है सोमनाथ का जो आक्रमण हुआ था, इसने सोमनाथ का जो आक्रमण किया था 1025 में, वो इसका सबसे भयानक था। ठीक, इसमें खूब मतलब उसे संपदा मिली। समझ में आया कि नहीं? मैं जो कॉन्सेप्ट देना चाह रहा हूँ वो समझ में आया कि नहीं दोस्तों? कि ये अपने क्षेत्र में सेटल नहीं है, तो ये भारत पे आक्रमण करेगा, किसके लिए? तो धन के लिए करेगा। यहाँ देखिए साम्राज्यवाद की स्थापना। आप बताइए दोस्तों, अगर मैं यहाँ रह रहा हूँ दोस्तों, तो मतलब यहाँ रह रहा हूँ, आप बताइए अगर मैं आईएएस बना तो लखनऊ में ज्वाइनिंग लूंगा तो मेरा दबदबा होगा, कि जो है मैं बेंगलुरु में लूंगा दबदबा तब होगा? सीधी सी बात है, अगर मैं मेहनत करके पढ़ाई करके आईएएस बनूंगा या डीएम बनूंगा, तो मैं अपने क्षेत्र में रहूंगा, तभी तो मेरा दबदबा होगा। जहां भी मेरे पापा जाएंगे, मम्मी जाएंगे, भाई जाएगा, या जो भी लोग जाएंगे मेरे आसपास के, तो उनको कहे फलाने का लड़का, फलाने का लड़का। बेंगलुरु में कौन जाता है फलाने का लड़का? कोई जाने पाएगा? मैं यहाँ मतलब कहाँ छोड़ो, ऑस्ट्रेलिया चला जाओ, कहीं चला जाओ, मेरी कोई इज्जत इतनी नहीं रहेगी जितनी आसपास रहेगा, दबदबा आसपास कायम रहेगा। समझ आएगी नहीं? इसीलिए जो है दोस्तों, हम कभी भी सेटल होते हैं तो अपने घर लौटना चाहते हैं। तो वही है जो होम कहते हैं, होम कैडर में जो सक्सेस है वो बाहर नहीं जाना चाहता। इसलिए दोस्तों जिनके पोस्टिंग जो है तमिलनाडु क्षेत्र में होती है, वो क्यों कहते हैं उत्तर प्रदेश में हम पोस्टिंग लेंगे? उत्तर प्रदेश का बंदा बार बार परीक्षा देता है तो लास्ट में रैंक ला करके फिर यहाँ सेटल होता है। इसका रीजन आज समझ में आया? यही कारण है। समझ आया कि नहीं? तो वो बंदा वहां सेटल नहीं था गजनवी, तो भारत पे आक्रमण किया, धन सन लूटा, उसका साम्राज्य का विस्तार नहीं था, धन लूट कर वापस चला गया। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टाइम लूंगा लेकिन समझाऊंगा बहुत सारी चीजें, अभी टेंशन मत लीजिए, आगे आगे देखिए। भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम मतलब प्रयोग किसने किया था? हिंदू का प्रयोग मतलब सर्वप्रथम अरबों ने ही किया था। देखिए एक्चुअली ये सा को हा कहते हैं दोस्तों, तो सिंधु की जगह हिंदू कह दिए। समझ में आया कि नहीं? तो वो चीजें हम लोग पढ़े भी होंगे, हिंदी वगैरह अगर आप पढ़े होंगे तो वहां पढ़ाया गया होगा आपको, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अल-बरूनी थे। अगला, अल-बरूनी द्वारा किताब उल हिंद, उतबी, किताब उल यामनी, फिरदौसी द्वारा शाहनामा पुस्तक की रचना की गई। अल-बरूनी ने किसकी की? किताब उल हिंद की, उतबी ने किताब उल यामनी की, फिरदौसी ने शाहनामा। तीनों पुस्तक याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं बता नहीं सकता कितनी इंपोर्टेंट है। समझ में गए? आप जो तरीका, आपको जो ट्रिक लगाना है लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। ठीक, अभी देखिए मैं अगर लगाऊं तो यामिनी गौतम, देखिए बात समझिए, यहाँ देखिए उतबी है और यहाँ हिंद है, और यहाँ जो है हिंद है, और यहाँ देखिए यामिनी। किताबुल हिंद, किताबुल यामिनी। देखिए यामिनी जो है, यामिनी हमारी जो यामिनी गौतम है ना, हीरोइन है, वो उरी सर्जिकल स्टाइल में थी, तो ऊ से उरी, ऊ से उतबी हो जाएगा। ठीक, ऊ से उरी, ऊ से उतबी, तो उतबी वाले में इनको ले आइए, यानी उतबी किसके रचयिता है? तो यामिनी, यानी किताबुल यामिनी के हो जाएंगे। अब देखिए अब बचेंगे हिंद वाले, तो अल-बरूनी कर दीजिएगा। ठीक, तो मतलब कैसे भी करके दोस्तों आपको याद हो जाना चाहिए, बस मेरा मकसद यही। अभी ये मतलब थोड़ा सा सोचा, अब देखिए मुझे भी हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ये मेरे भी नेट जेआरएफ में पूछा जाता है। ठीक, और ऐसे भी हम एग्जाम देते हैं तो हर जगह पूछा जाता है, तो पढ़ेंगे। अगला है मोहम्मद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष हुआ? तो 1175 में मुल्तान में हुआ। ठीक, अगला दिया है मोहम्मद गौरी ने वर्ष 1178 में
अनहिलवाड़ा पाटन पर आक्रमण करने के दौरान, देखिए ये मोहम्मद गौरी है दोस्तों, वो मोहम्मद गजनवी थे, ठीक। ये दूसरे हैं, मोहम्मद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी आए हैं प्रथम आक्रमण की। अलग अलग ना करिए, मोहम्मद बिन साम अलग है, मोहम्मद गजनवी अलग है, मोहम्मद गौरी अलग है। ये मतलब एक मिक्स ना कर दीजिए, इसी में कंफ्यूज हो जाए, पता लगा गौरी गजनवी और वहीं गलत करके चले आओ आप लोग। ध्यान दीजिएगा थोड़ा, देखिए आए कह दिए ये हमारे यहाँ की भाषा है, लेकिन चलो सॉरी दोस्तों। देखिए यहाँ लिखा है मोहम्मद गौरी को वर्ष 1178 में अहिनवाला यानी पाटन पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया, तो इन्होंने मतलब भीम द्वितीय ने इनको पराजित किया, मूलराज नाम था उनका। तराइन का प्रथम युद्ध द्वितीय युद्ध किनके द्वारा हुआ, तो देखिए मोहम्मद गौरी ने, मतलब तराइन का जब प्रथम युद्ध हुआ तो उसमें मोहम्मद गौरी जो है पराजित हुआ, पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। द्वितीय में क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान हार गए और गौरी जो है जीत गए, ठीक दोस्तों, वो छल कपट से था। देखिए अगला है प्रथम, देखिए यहाँ लिखा है तराइन के 2 युद्ध, तो यहाँ 1191 मोहम्मद गौरी पराजित हुए। उसके बाद 12 में क्या हुआ, मोहम्मद गौरी विजयी, यानी मोहम्मद गौरी इसमें जीत गए दूसरे में, समझ में आया कि नहीं। और देखिए चंदावर का युद्ध हुआ, मतलब जयचंद जो थे ना, ये मतलब बुलाए थे मोहम्मद गौरी को, वो उनकी बेटी से प्यार करते थे पृथ्वीराज चौहान, संयोगिता। देखिए हमारे यहाँ के आपस में ही फूट पड़ी हुई थी। आप बताइए, पृथ्वीराज चौहान योग्य व्यक्ति थे, उनकी बेटी से प्रेम करता था, शादी कर देते, दिक्कत ही खत्म थी, बढ़िया 2 परिवार मिलते और उनकी शक्ति और मतलब वर्चस्व बढ़ता, और बढ़िया कब्जा करते और इंजॉय करते और विदेशी आक्रमणकारी ना थे। लेकिन हमारे यहाँ आपस में ही सब कटे मरे थे ना, सारी समस्याएं यही हैं। देखिए मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया, इन्होंने ही बुलाया, इनको भी पराजित किया चंदौर के युद्ध में 1194 ईस्वी में, ठीक। देखिए तराइन का तृतीय युद्ध भी हुआ था, शायद 1213 ईस्वी में हुआ था, देख लीजिएगा डाटा, ये किसके मध्य हुआ, तो इल्तुतमिश ने एल्दौज को पराजित किया था, ठीक। अगला दिया है मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। अगला है सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई, तो मोहम्मद गौरी। अगला बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था जिसने बंगाल बिहार पर विजय प्राप्त की। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई थी, इन दोनों को नष्ट कर दिया। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया, एल्दौज, कुबाचा, मोहम्मद मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक, ये 3 थे और यही एल्दौज को पराजित किए थे, कौन, तो इल्तुतमिश। आगे बढ़े, देखिए अभी हम एक पेज खत्म किए हैं दोस्तों, इतनी देर लगा दिया आपको मतलब समझाने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए दिल्ली सल्तनत में 5 शासक हुए। देखिए गुलाब खिले तो सुगंध लो, इस तरह याद करना है, कर लो। जैसे गुलाब तो गुलाम वंश, गुलाब से हो गया, खिले से खिलजी वंश, तो से तुगलक वंश, सुगंध से सैयद वंश, लो से लोधी वंश। करना हो करो, नहीं हम ये सब तो मानते ही नहीं भैया, हम तो ऐसे याद करते, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। देखिए लास्ट में जो मतलब बाबर ने पराजित किसे किया, इब्राहिम लोधी को, मुझे पता है, तो लास्ट वाला क्या हो जाएगा, लोधी, लोधी लगा है उसमें तो लोधी वंश लास्ट वाला हो गया। पहला क्या था, गुलाम वंश, सभी को पता है ना, तो 2 तो हमें एकदम कंफर्म है। गुलाम के बाद खिलजी आया, ठीक। गुलाम भाई, हम किसी के गुलाम बन जाएंगे तो हमारी खुजली होने लगेगी, ठीक। देखिए कैसे कैसे लॉजिक निकाल रहा हूँ। देखिए भाई, हम गुलाम बन गए मान लीजिए पहले किसी के, तो हमारे खुजली होने लगी, क्यों, क्योंकि हमको पूरी तरह से बंद कर देगा बोरे में बंद कर दिया, मान लीजिए गुलाम बन गए, बोरे में बंद कर दिया, तो हमारे खुलजी यानी खिजली हो जाएगा, ठीक। तो 2 हमें ये याद हो गए, लास्ट ये अब सैयद तुगलक में भिड़ा लीजिए कांटा यार, जैसे याद करना हो, बाकी नहीं तो अभी हंसी आएगी हमारी बहुत सारी। देखिए यहाँ देखते हैं कुतुबी राजवंश। देखिए कुतुबुद्दीन, देखिए इनको ऐसे याद करना है दोस्तों। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, ठीक। ये 5 मतलब 1206 से 1210 तक थे ये शासक। उसके बाद आए आराम शाह, फिर इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज थे, रजिया सुल्तान थी, उसके बाद थे बहरान शाह, मसूद शाह, फिर नसीरुद्दीन महमूद थे, गयासुद्दीन बलबन थे, कैकुबात थे, कैमोर्स थे। ये हमने एक लाइन से याद किया था, कई बार रटा था तब याद हुआ था। मोहम्मद बिन तुगलक, आराम शाह, इल्तुतमिश, फिर रुकनुद्दीन फिरोज थे, रजिया सुल्तान, फिर बहराम शाह, मसूद शाह, नसीरुद्दीन महमूद ना। तो ये देखिए ऊपर वाले जो थे वो कुतुबी राजवंश से संबंधित थे, नीचे वाले इल्तुतमिश थे, शमसी वंश से था। देखिए इल्तुतमिश में 2 है, इल्तुतमिश जब शमसी वंश से होंगे तो सीधी सी बात रजिया सुल्तान भी शमसी वंश से होंगी। अब यहाँ इल्तुतमिश ने दिल्ली राजधानी बनाया, समझ में आया कि नहीं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर राजधानी बनाया, ये इतना याद रखिए, बाकी छोड़ दीजिए। इनका शासनकाल याद रखिए इल्तुतमिश का 1210, यानी जब वो ये जैसे देखिए ये योग्य नहीं थे आराम शाह, ठीक, तो इनको ये पराजित कर दिए और ये शासन पे बैठ गए। तो 1206 से 10 तक ये ऐबक चले। इनको आराम शाह बहुत कम जगह सुने होंगे, कोई लिखाता भी नहीं जल्दी इनका, क्योंकि इतने योग्य नहीं थे, कभी क्वेश्चन भी नहीं आता। तो इल्तुतमिश उसके बाद आया, 36 तक थे ये, 26 साल। इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान आ गई, मतलब ये थे लेकिन इनका विरोध करके रजिया सुल्तान बैठी 1236 से 39 तक, ठीक। कहीं कहीं आपको 40 मिल जाए तो टेंशन ना लीजिए। तो ये इल्तुतमिश शमसी वंश के थे। उसके बाद देखिए बलबनी वंश के कौन हो जाएंगे, बलबन हो जाएंगे।
तो बलबन कैकुबा मतलब इनके दामाद थे नसीरुद्दीन महमूद बलबन के। ठीक, बहुत दिमागी था, तो इनके हम बारे में अभी देखेंगे आगे। तो ये समझ में आया कि नहीं? तो गुलाम वंश देख लीजिए। जला इसमें देखिए 5 शासक थे खिलजी वंश में, कौन-कौन थे? इसमें 11 शासक थे, तो सबसे ज़्यादा शासक किसमें थे? गुलाम वंश में। देखिए इसमें जलालुद्दीन खिलजी हो गए, अलाउद्दीन खिलजी उसके बाद आ गए। अब देखिए इनका शासनकाल याद रखिएगा, 96 से 16 तक ये थे, फिर शिहाबुद्दीन उमर थे, उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक थे, शाह खिलजी, नसीरुद्दीन खिलजी, तो ये सब है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। जो इंपॉर्टेंट है जैसे इसमें देखिए तुगलक वंश में इंपॉर्टेंट है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बस 3 ही को याद रखना आपको। बाकी कौन थे क्या करना हमें कोई मतलब नहीं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इनका सन अगर याद हो जाए तो सबसे बढ़िया है कि कब से शासन किए हैं। सैयद वंश, सैयद में खिज्र खां, मुबारक खां। सैयद वंश में आपको सबसे इंपॉर्टेंट नहीं मिले क्या इसमें? सॉरी, सैयद वंश में नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खिज्र का याद कर लिए। ये है लोधी वंश में, जैसे सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, तो याद रखिएगा। ठीक दोस्तों, बस यही है 5 आपको याद रखना है। पहले जो हो जाएंगे गुलाम वंश, लास्ट में हो जाएंगे लोधी वंश, उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, फिर सैयद वंश। अरे 4-5 बार पढ़ोगे वैसे याद हो जाएगा। लिखा है इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, इनका शासनकाल 1210 से 1236। अगर पूछे कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है, तो दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक नहीं है। ठीक, वास्तविक कौन है? इल्तुतमिश है। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के स्थापित्व के लिए उनके कार्य कैसे तुर्कान ने चहलगामी का गठन कराया, विरोधियों का दमन कराया, नवीन प्रकार के सिक्के, तांबे मतलब टंका और जीतल के सिक्के किसने चलाए थे? क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। टंका और जीतल, तो टंका और जीतल के जो है चलाए थे इल्तुतमिश ही चलाए थे। ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको याद करना पड़ेगा। अगला दे इल्तुतमिश ने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक था। मैंने देखा था कि लाहौर को राजधानी किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया। ठीक दोस्त, देखिए अगला है कि दिल्ली पर शासन करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, ठीक, इल्तुतमिश ने शमसी, बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की। अपने अपने सब नाम से जो है वंश की स्थापना कर दी। समझ में आया? आगे हम बढ़ते हैं। गुलाम वंश देख लेते हैं, 1206, 1910, 1990, ये टोटल इतना कार्यकाल था। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट घटी है वो सारी चीजें इसमें समाहित है। जैसे गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक राज्याभिषेक किस स्थान पे राज्याभिषेक हुआ? लाहौर में हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया? लाहौर को। अगला दिया है दोस्तों कि भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इसने केवल मलिक और सिपह सलाहकार की पद धारण किया। अगला है कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई? तो लाल बख्श कहते हैं, क्योंकि अधिक दान देता था। और सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण इसे कुरान खा की उपाधि दी गई। उसके बाद प्रथम मस्जिद कुब्बतुल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा कराई गई? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण भी कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हो गई। अगला, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र आराम शाह को पदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक इल्तुतमिश बना। ठीक दोस्तों, अगला, इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? बदायूं का था। यूपी में है ना बदायूं, वही वाला। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई। बगदाद के खलीफा से सुल्तान की मतलब इसने खुतबा पढ़ा था, जो खलीफा थे बगदाद थे उनसे मतलब उपाधि भी ली थी सुल्तान की इसने। ठीक, इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर इस दल का गठन किया, तुर्कान चहलगामी 40 दल। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया? इल्तुतमिश के शासनकाल में आया। नसीरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा है। ठीक, किसे कहा है? देख लीजिए ध्यान से, नसीरुद्दीन महमूद को कहा है। ठीक, जो किसके बाद आएंगे? तो ये आते हैं इल्तुतमिश के बाद। इल्तुतमिश ने भारत में एकता व्यवस्था, इंपॉर्टेंट है, एकता मतलब जो है प्रांत होता है, एकता व्यवस्था प्रारंभ किया। एकता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ भूमि को लेने वाले इक्तादार कहलाते हैं। ठीक, देखिए एकता प्रांत भी होता है, प्रांत का गवर्नर, एकता का गवर्नर, तो मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं। और ये भी याद कर लीजिए, भूमि को लेने वाला इक्तादार कहलाता है, वही प्रांत का गवर्नर। ठीक, अगला दिया है कि वर्ष 1936 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम एवं अंतिम मुस्लिम महिला कौन थी? रजिया सुल्तान थी। देखिए इसके दरबारी लोग जो थे इसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये मतलब महिला थी, लेकिन ये जो है पुरुष के जैसे कपड़े उपड़े पहन के दरबार में शामिल होती थी, इसीलिए इसे पसंद नहीं करते थे ज्यादा। लेकिन देखिए रजिया ने सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम यकीद को किस पद पर नियुक्त किया? अमीर आकुर। एक मूवी है रजिया सुल्तान, उसमें जो ये बनी है रजिया, ये बनी है हेमा मालिनी, शायद हाँ हेमा मालिनी है। और जो आकूत बने हैं, याकूत, वो धर्मेंद्र बने हैं। आप देखिएगा, आपके ज्यादा समझ में आएगा।
रजिया सुल्तान, मतलब 1.5 पे करके देखिएगा स्पीड, तो आपके समझ में आए। अमीर याकूर बना है, जो मतलब घुड़सवार मतलब घोड़े वोड़े का जो देख रेख करता है वही, ठीक। इन्हीं से प्यार हो जाता है रजिया को याकूत से। अगला है रजिया सुल्तान ने विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाया, तो बहराम शाह को बनाया। अगला दिया बहराम शाह के कार्यकाल में नायब मुमालिकत पद का सृजन किया, जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते हैं। इस पद पर सर्वप्रथम एक्तगीन को नियुक्त किया गया। अगला है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायब मुमालिकत पद पर नियुक्त किया, तो नसीरुद्दीन महमूद हैं। बलबन को उलूग खां या की उपाधि किसने प्रदान की, तो नसीरुद्दीन महमूद ने। अगला है दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान चहलगामी को किसने समाप्त कर दिया, तो बलबन ने किया दोस्तों। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह और रक्त की नीति बलबन, याद रखें, जिसके पास बल होगा वही तो लोहा रक्त इन सब की बात करेगा दोस्तों, नीति की ना, लौह और रक्त की नीति की बात, खून खराबे की बात करेगा। जिसके पास बल होगा तो बल से बलबन, ठीक। तो इस तरह मतलब डिलेट कर सकते हैं आप लोग, अगर दिमाग काम कर जाए तब अच्छी बात, एग्जाम में ना करे तो भैया ऐसे याद कर लीजिए। हम लोग तो ऐसे याद किए, आप ही की वजह से मैं इधर उधर की ट्रिक बना लेता हूँ, वरना मैं ज्यादा मतलब ट्रिक उरिक पे विश्वास नहीं करता। पर बात मैं ट्रिक नहीं कहता हूँ, इसे कहता हूँ रिलेट करना। देखिए भाई, बल को मैंने रिलेट कर दिया, लोहे लोहे जैसा बल है, रक्त की नीति यानी खूने वाली, तो भैया जिसके बल होगा वही तो खून दान करेगा। तो इस तरह मतलब हम कर सकते हैं, बना सकते हैं अपने हिसाब से। देखिए मैंने कहा ना, जब मेरे साथ आप बहुत सारी क्लासें मेरी सारी जितनी कर लेंगे, जितनी क्लासें मैंने जीएस की कराई, तो आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप खुद ही मतलब बनाना सीख जाएंगे, रिलेट करना सीख जाएंगे। मुझे जरूरत ही नहीं पड़ेगी सारी चीज रिलेट करना। बाकी मैं तो हूँ ही आपके साथ, और हमेशा रहूंगा। आप जितना साथ देंगे मैं उतना उठता चला जाऊंगा, और आपके साथ हमेशा रहूंगा दोस्तों, ठीक। और देखिए क्लास कैसी लगती है कमेंट करके जरूर बताया करिए। आप लोग कमेंट एक नहीं करते हैं, मुझे बहुत मतलब अजीब भी लगता है। लोग जुड़े तो जुड़ते चले जाते लेकिन कमेंट नहीं करते। वीडियो भी देखेंगे कमेंट ना करेंगे, कमेंट करने में जैसे पैसा ले लग जाता है क्या, तो कर दिया करिए, गलत आदत है दोस्तों। लाइक और कमेंट ये दो चीज कर दिया करिए, मतलब इतना समझा करिए दोस्तों। आप भी, कोई आपको पढ़ा रहा है तो इतना तो कर सकते हैं ना आप। देखिए यहाँ लिखा, बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजत्व को न्यायबते खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त या राजा को जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया कहा। सिजदा तथा पैबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान, मतलब झुक कर उसके बाद लेट कर जो है प्रणाम करना या वो सब करना, जो है पैर को चूमना हाथ को चूमना ना, वैसे ही। बलबन ने किस नाम से सैन्य विभाग के दीवान अर्ज, ये बलबन ने स्थापित किया सैन्य विभाग। कभी पूछता है एग्जाम में कि दीवान अर्ज क्या है, तो सैन्य विभाग है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। समझ में आया कि नहीं। देखिए कैसे याद करा दे इसे, क्या अर्ज अर्ज किया है, अर्ज किया है, लेकिन कैसे करोगे अपने हिसाब से देख लेना। गुलाम वंश अंतिम शासक था। देखिए कैमूर से था गुलाम वंश का। इल्तुतमिश जलाया गया तांबे का सिक्का जीतल कहलाता था, और कांसे का सिक्का शायद टंका कहलाता था। नहीं, तांबे और चांदी का टंका था। नसीरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला था, ये तो हम लोग देख ही लिए हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए खिलजी वंश दोस्तों, 90 से 30 तक, 19 मतलब 1290 से 1320, ये ऐसे सन याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं। गुलाम वंश के पश्चात वर्ष 1290 में देखिए खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा हुई, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी के द्वारा। ये वो मूवी देखिए हो आप, कौन, अरे यही जो अलाउद्दीन खिलजी, रणबीर कपूर वाली, तो वो है। मतलब कितनी सही कितनी गलत वो तो वही जाने, लेकिन है। देखिए यहाँ लिखा, लौह और रक्त की नीति त्याग कर शासन की उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन फिरोज शाह खिलजी था। वर्ष 1936 में कड़ा मानीपुर जलालुद्दीन की हत्या किसने की, अलाउद्दीन खिलजी ने किया। कड़ा में ही किया था, ठीक, मानीपुर। अगला, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था, अली गरसुप था, मतलब गुरसप था। अगला, जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया, बलबन के लाल महल में। अगला है, अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। वह विजय मतलब विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। अगला दिया, राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर सानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की, अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए ये कहता था मैं विश्व विजेता बनूंगा, मतलब सिकंदर जैसे विश्व विजेता है पूरे विश्व का भ्रमण के, वैसे ये भी करना चाहता था। लेकिन इसके मतलब जो है दरबारी थे वो सब रोक लेते थे कि मतलब पागल ना बनो, कि मतलब ये सब नौटंकी जो झाड़े हो ये न करो। देखिए सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया, तो रायगढ़ गुजरात का शासक था उस पर किया। देखिए अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया, इसीलिए इसे 1000 दिनारी भी कहते हैं, किसे, मालिक कफूर को। अगला है, वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के दौरान चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था, राणा रतन सिंह। पद्मावती मूवी भी देखे होंगे आप लोग। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर जो है आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था, अलाउद्दीन खिलजी।
अगला दिया है अलाउद्दीन ने दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? मलिक काफूर था। मतलब दक्षिण के जितने भी अभियान हुए उसके सेनापति मलिक काफूर थे। तेलंगाना वारंगल के प्रताप शासक वारंगल के प्रताप मतलब सॉरी वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। देखिए ये पहले तो मुगल इसी काल में था, मतलब ये सारे शासक जितने हुए ये अंग्रेजों के पास जानते हो कि मतलब ये गया फिर मतलब अफगानिस्तान। जब नादिर शाह ने आक्रमण किया तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय जो है ये सब कुछ मयूर का सिंहासन भी उठा लेगा और उसमें ये जड़ा था दोस्तों। ठीक, ये जो हीरा उसी में जड़ा हुआ था। तो ये सिंहासन जब ले गया तो ये हीरा पहुंच गया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से भारत कब आया तो राजा रणजीत सिंह को शाह शुजा ने दिया। अब राजा रणजीत सिंह तो उनके जो सबसे लास्ट वाले पुत्र थे मतलब उत्तराधिकारी थे दिलीप सिंह थे, तो वो मतलब कमजोर थे। जब पंजाब पर अंग्रेजों ने पूरी तरह से मतलब कब्जा कर लिया तो दिलीप को पढ़ने जो है लंदन भेज दिया और उसी के साथ ये हीरा जो है कोहिनूर का लंदन चला गया। तब से वो वहीं पे रखा हुआ है म्यूजियम में। ठीक, समझ में आया कि नहीं? तो ये कहानी है इसकी। निकला कहाँ था? तो यही जो क्षेत्र है तेलंगाना आंध्र प्रदेश के, तो वहाँ कौन सी खदान है? अरे नाम अच्छे गोलकुंडा की खान से, तो वहीं से निकला था। ठीक, तो ये सारी कहानी है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है। वैसे ही मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण? तो देवगिरी। अगला है पद्मावत मोहम्मद जायसी के अनुसार अलाउद्दीन ने रानी पद्मनी की सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं दोस्तों। अगला देखिए अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत में अभियान। देखिए पहला क्या है? पहला था राज्य देवगिरी। दोस्तों ये पता है पीडीएफ इस तरह नहीं है, लाइटनिंग कल ज्यादा हो गई तो ये हाल है, लाइटनिंग कम रहेगी तो दिखेगा नहीं और लाइटिंग ज्यादा हो जाएगी तो ये हो जाएगा। ठीक, तो ये उसकी दिक्कत है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आपको दिख रहा है, मैं जानता हूँ। देखिए ये असल में ना ये जैसे थोड़ा हल्का दूसरे कलर के बना है ना, और देखिए यहाँ एकदम एग्जैक्ट बढ़िया साफ साफ नजर आ रहा है। तो ये कलर की है कि किस कलर से लिखा है, हल्का जो है ग्रीन से लिखा है। देखिए देवगिरी शासक रामचंद्र देव, अभियान किसने? मलिक काफूर। देखिए मलिक काफूर तो सब में है, याद ही नहीं करना, छोड़ो, ये तो पता है ना। देखिए देवगिरी में रामचंद्र थे, वारंगल में प्रताप रुद्र देव, द्वार समुद्र में वीर भल्लाल थे और पांड में वीर पांडे थे। देखिए 7 में 9 में 10 में 11 में 7 9 10 11। ठीक, तो इस तरह मतलब हम कर सकते हैं, एक लाइन से इनको, एक लाइन से इनको, एक लाइन से इनको, इस तरह याद कर लें तो ज्यादा बेटर होगा। एक एक ना करिए, कभी भी आप डेट इस तरह ना करिए जब अभियान दिए हो। जैसे मैंने आपको बताया था जो डलहौजी था उसने जितने भी राज्य को हड़पा, तो मैंने क्या बताया था आपको कि हड़प नहीं मतलब उसने कहाँ से शुरुआत की? तो सतारा से शुरुआत की। जैसे तो मैंने बताया सतारा, जैतपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली। अब बताइए करौली लास्ट में अवध कर दीजिए। तो मुझे जो है सन याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, ऊपर से नीचे का क्रम था। अब जैसे ऊपर का नीचे का क्रम होगा तो भाई वो ऊपर के नीचे हम बढ़ेंगे ही ना, तो बढ़ते चले जाएंगे, ऑप्शन आएगा एग्जाम में, हम आराम से कर ले जाएंगे क्वेश्चन। ठीक, तो सतारा, जैतपुर, संभल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली। जैसे बेलजली की सहायक संधि, मतलब उसने जो सहायक संधि की किसके किसके साथ, तो मैंने इसकी ट्रिक बताई थी, एच एम टी ए पी, यानी हैदराबाद पहला, मैसूर फिर जो है हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, 5 वो हो जाएंगे। तो इस तरह मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा, और मैंने ऐसे आधुनिक बात आपको बहुत सारी चीजें बताई हैं, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी। लिखा है दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसने नगद वेतन के साथ स्थायी सेना रखी? तो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना बनाई गई? घोड़ों को दागने की प्रथा और हुलिया प्रथा। अगला है चराई कर और ग्रह कर यानी घरी चरी लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। सर्वप्रथम मंगोल आक्रमण किसके समय ज्यादा हुए? तो ये दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी के समय ज्यादा हुए। अगला है दिल्ली सल्तनत का वो प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक शाह खिलजी। घोड़े के नाल के आकार मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? अलाई दरवाजा में, दिल्ली में किया गया। अगला है अलाउद्दीन खिलजी मतलब अलाउद्दीन के किस पुत्र ने स्वयं को खलीफा घोषित किया? मुबारक खिलजी ने। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्य पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण नीति अपनाई गई। दोस्तों देखिए बाजार नियंत्रण अधिकारी कौन होते थे? बारीद मंडी, बाजार का होगा, मंडी बाजार में ही होती है ना। सहना मंडी, बाजार अधीक्षक। दीवान रियासत, बाजार नियंत्रक। मनहयान गुप्तचर। देखिए दोस्तों एक चीज आप देखिए, यहाँ निरीक्षक है बरीद, सहना हो जाएगा अधीक्षक, ठीक, दीवान नियंत्रक। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं कंफ्यूज होके गलत कर देंगे। ये सारी चीजें देख लिए। आगे बढ़े, तुगलक वंश देखते हैं। 1230 से 1440 हो जाएगा। हमको लगता है सबसे लंबा यही शासनकाल है। देखिए 1220 में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद गाजी मलिक द्वारा। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण, डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक। दोस्तों देखिए निर्माण जो भले ही मतलब शुरुआत गयासुद्दीन तुगलक ने किया हो, लेकिन सबसे ज्यादा निर्माण किसके समय हुआ? तो फिरोज शाह तुगलक के समय नहरों का निर्माण ज्यादा हुआ, सबसे ज्यादा। ठीक, किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के अच्छे संबंध थे? निजामुद्दीन औलिया के साथ। ठीक,
अगला है बंगाल अभियान के लौटते समय गैजुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले औलिया दिल्ली छोड़ दें। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने कहा, सुल्तान के विषय में कहा था, दिल्ली अभी दूर है, हनूज दिल्ली दूर अस्त। तो दोस्तों वो पहुंच भी नहीं पाया था। कमाल की बात तो ये थी। अगला है कि दिल्ली सल्तनत सर्वाधिक बुद्धिमान शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों बुद्धिमान होना इंपॉर्टेंट नहीं, आपको डीएम बना दिया जाए, आप बहुत पढ़े लिखे हैं, बुद्धिमान है, लेकिन आपकी जो रणनीति है वो नहीं सही है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं सारा काम। तो वही था। अगर मैं बात करूँ तो इसका भाग्य ही शायद खराब रहा हो मोहम्मद बिन तुगलक का। इसके जितने भी निर्णय थे सारे फ्लॉप थे, यानी एक भी ऐसा निर्णय नहीं जो इसका मतलब सही हो। तो सारे निर्णय इसके फ्लॉप थे, ठीक। लेकिन बुद्धिमान था दोस्तों, ये तो बात है, तो ये याद करना पड़ेगा आपको। देखिए लिखा है मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कारण, ठीक। राजधानी परिवर्तन, जैसे राजधानी परिवर्तन किया, देव मतलब तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखकर उसे सल्तनत की राजधानी बनाई। यह योजना असफल रही। 1335 में पुनः दिल्ली को राजधानी। आप बताइए दोस्तों, ये लेकर जा रहे हैं मतलब देवगिरी से दौलताबाद, कहा मौसम बहुत बढ़िया है, सुहाना है, लेकर चलते हैं। आप बताइए एक शहर को बसाने में, जैसे राजधानी दिल्ली है आपकी, उसे बसाने में बहुत सारा पैसा लगा होगा, वहाँ के नगर, वहाँ के मतलब पूरी प्रणाली बसी होगी, पैसा लगा होगा, लोग वहाँ सेटल हो गए होंगे। अचानक से उन्हें कहते हो इसे छोड़कर चलो दौलताबाद, लोग नाराज होंगे आपकी नीति से, जो है बहुत ज्यादा। भाई दिल्ली से लोग, अभी अब भारत की राजधानी दिल्ली है मान लीजिए, वहाँ सब सेटल है, दूतावास वगैरह वगैरह सारी चीजें हैं, संसद भवन है, हर चीज है। लेकिन अभी राजधानी अगर हम कह दें कि मुंबई या कहीं अलग शिफ्ट करनी है भारत की राजधानी, दोस्तों कितना खर्चा आएगा। जिन्होंने दिल्ली के चक्कर में घर ले लिया, सब कुछ बना लिया, दुख होगा कि नहीं? बहुत सारी समस्या। और ये मतलब क्या क्या घसीटते हुए सबको, बूढ़े बुजुर्ग, तो पता लगा किसी का पैर दिल्ली में रहेगा तो किसी का हाथ केवल पहुंचा है दौलताबाद। तो ये बहुत सारी समस्याएं थी। लोग यहाँ किसी तरह पहुंचे, बस ये तुरंत फिर कह दिया कि चलो वापस चलते हैं दिल्ली। अब बताइए मूर्खतापूर्ण काम है कि नहीं? तो ये दोस्तों इसका ये खिलाफ रहा मिशन, ठीक। दिल राजधानी पर। अगला है द्वाब में कर की वृद्धि। दोस्तों इसमें क्या है, देखिए इसका ये भी निर्णय बेकार रहा। असल में एक्चुअली हुआ क्या, इस समय क्या था, मतलब सूखा पड़ा था। अब जब सूखा पड़ा था तो इसका राजस्व जो है कम था। एक चीज बताइए, जब सूखा पड़ा, अकाल पड़ जाने के कारण इसने किया कि जनता कर नहीं दे रही थी, तो इसने द्वाब में कर बढ़ा दी। एक तो सूखा पड़ा है, ऊपर से कर बढ़ा दोगे, जनता और नाराज हो जाएगी। तो ये भी इसका जो है मिशन खिलाफ था। अगला सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। इसने चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, किंतु नियंत्रण अभाव में यह योजना असफल रही। देखिए दोस्तों, सांकेतिक मुद्रा का मतलब है कि इसने क्या किया, कहा कि चांदी की मुद्रा जो है मतलब चांदी की मुद्रा की कमी थी, तो इसने सांकेतिक मुद्रा, जैसे सांकेतिक मुद्रा जैसे मान लीजिए कि पीतल की या मतलब कांसे की, इस तरह की मुद्रा उसने शुरू की। तो अब बताइए इसने क्या कहा जानते हो? इसने कहा कि जितने लोगों के पास चांदी है, मतलब जो है पीतल की मुद्रा, ओ सॉरी, जैसे मतलब इसने क्या किया, जैसे मुद्रा ये सांकेतिक चला तो रहा है, ठीक। चांदी की कमी की मतलब का सामना करने के सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। इसका कहने का मतलब है जो सांकेतिक मुद्रा जैसे ये है इसके संकेत, तो संकेत की मुद्रा में ठप्पा एक लगता है जैसे हमारे यहाँ मुद्रा में देखो जो है ठप्पा लगा होता सिक्के पे, सारी मुहर है, उस समय नोट नहीं होती थी तो सिक्का लगा था, जैसे सिक्का लगा रहता। लेकिन इसने क्या किया, सिक्का इसका लगा ही नहीं। तो अब दोस्तों लगा नहीं, तो सांकेतिक मुद्रा जो इसने शुरू की, अब लोग भी घर में भी उस तरह के सिक्का बनाने शुरू कर दिए। जब कोई मुहर नहीं लगा है तो सीधी सी बात, घर में सिक्का बनाने लगेंगे लोग, सेम टू सेम। अभी भारत सरकार का मुहर न लगा हो या कुछ उस तरह ना हो तो हम घर में ना ढालने लगे सिक्का, तो वैसे ही आम जनता घर में ढालना शुरू करे। अब जब सिक्का खूब सारा मार्केट में हो जाएगा तो आपको पता है कि हाल क्या होगा, वेनेजुएला जैसा हो जाएगा। यानी जो है सारी चीजें, जैसे 10,000 रुपए किलो टमाटर, मतलब पूरी अर्थव्यवस्था की वाट लग जाएगी। वही हाल इसका हुआ। अब ये कह रहा है कि जिसके पास जो है सांकेतिक मुद्रा है लाओ और चांदी ले जाओ, मतलब कह रहा है कि चांदी वाली मुद्राओं को ले जाओ, ये मुद्रा लाओ। अब घर में और जो मतलब जो लोग नहीं अभी तक मतलब वो कर रहे थे, छाप रहे थे घर में, वो अब और छापना शुरू कर दिए, तो ये भी फेल हो गया, ठीक। तो मैं आपको समझाते चल रहा हूँ कि क्या है। और देखिए मैं जो समझा रहा हूँ ना, ये अवध ओझा सर से मैंने पढ़ा है, तो वही बेस पे मैं आपको समझा रहा हूँ सारी चीजें, ठीक। और बाकी मैंने पढ़ा विजन से भी है, तो वहाँ की भी कुछ चीजें मतलब इंक्लूड कर दूंगा। लेकिन अभी आगे वो थोड़ा मतलब 1-2 क्लासेस रह गई हैं मिडवल की ना, तो इसीलिए बाकी मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ? और बहुत सारा मैंने सोचा है पहले भी यूनिवर्सिटी में, जैसे मेरा मतलब एंसेंट था, लेकिन मिडवाइवल भी उसमें थोड़ी बहुत आती है ना, तो इस तरह मैंने पूरा ओवरव्यू बनाया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक जगह मैं नहीं बता सकता कि कहाँ की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। हर जगह के दोस्तों थोड़ी-थोड़ी लेकर मैं अपना एक ओवरव्यू बनाया हूँ, ठीक। देखिए खुरासान का अभियान, इसका ये भी मतलब जो है अलग था। इसने 30,70,000 सैनिकों का गठन करके 1 वर्ष अग्रिम वेतन प्रदान कर दिया। इसे किसी ने गलत सलाह दे दी कि खुरासान का युद्ध मतलब जाना है, मतलब किसी ने पैचअप कर लिया। पता लगा वहाँ का शासक वो मर गया, ये जितनी तैयारी बनाया था रणनीति वो सब फेल हो गई।
आप गए ही नहीं, कोई 30 लाख बताइए, 30,70,000 सैनिक का आप गठन करेंगे तो रुपया खर्चा होगा कि नहीं? आपकी अर्थव्यवस्था वैसे ही चरमरा रही है, इसका गठन करेंगे और चरमरा जाएगी। उसके साथ सोलो 1 वर्ष का इसने वेतन दे दिया। अब जैसे 1 साल का अग्रिम अगर कोई वेतन दे दे, जैसे मान लीजिए मैं लेखपाल बन गया, 1 साल की सरकार वेतन मुझे दे देगी, तो मैं तुरंत पहले शादी वगैरह वगैरह, बेड, कुर्सी, मेड और टेबल सब कुछ कर लूंगा, वगैरह वगैरह कर लूंगा। लेकिन अगर कहे 1 साल बाद अब जो है आपको मैं जो है नहीं सर्विस में रखूंगा, तो विद्रोह नहीं कर देंगे सारे लेखपाल कि यार मैंने शादी कर लिया, सब कुछ कर लिया, मैंने किस्त पे ये ले लिया, वो ले लिया, तो फिर दिक्कत नहीं होगी? तो विद्रोह कर दिए सेना वाले। अब कराची का अभियान देखिए, तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1 लाख सैनिकों को भेजा, किंतु मौसम की दशा खराब होने के कारण यह योजना सफल रही। उसमें बहुत कम बच के लौटे थे, सारे मर गए थे लगभग। तो देखिए इनके सारे अभियान ये 5 के 5 फ्लॉप थे। इसीलिए कहते हैं ये विद्वान बुद्धिमान तो बहुत थे, लेकिन इनकी रणनीति जो है वो सही नहीं थी। समझ में आया दोस्तों? मैं अपनी पूरी कोशिश किया हूँ कि आपको समझा सकूँ दोस्तों, और वही समझाया हूँ जो मुझे लगता है कि आपके माइंड में एकदम सेट हो गया होगा। देखिए नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान सेनानायक तैमूर ने वर्ष 1398 भारत पर आक्रमण किया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अभी बहुत है पढ़ने को। लिखा है कृषि के विकास में अमीर एक वही, तो एक नया विभाग जो है किस सुल्तान ने बनाया? ये इसी ने बनाया। ठीक, ये होली में भी भाग लिया दोस्तों, यही सुल्तान पहला था जिसने होली में भी भाग लिया। अगला भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक। मोरक्को निवासी इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 में ईस्वी में आया था। रेहला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की है। ठीक, इब्न बतूता, सॉरी बतूता, इब्न बतूता, ठीक, इनकी पुस्तक है रेहला। देखिए ये हम सारी चीजें देख चुके। अब आगे देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत के विद्रोह पर 1396 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर तथा 1347 में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। यानी शासनकाल किसका था? तो उत्तर में इनका शासनकाल था, मोहम्मद बिन तुगलक का था। ठीक, और दक्षिण में ये लोग हरिहर बुक्का विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कर रहे थे, और हसन गंगू बहमनी साम्राज्य की। तो याद हो जाएगा, याद कर रखे रहिएगा आप। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब चेहरा, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, कई बार बनेंगे। जैसे अमीर एक ही पूछ लेगा, तो बहुत सारी चीजें पूछेगा, अभी हम देखेंगे। देखिए यहाँ लिखा है, होली के त्योहार में सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध थे? तो जिन प्रभासूरी थे। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। अगला दिया है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई? तो सिंध का अभियान 1351 में हुई। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में होती है। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जो गलतियां किया, अब जैसे जो चीजें उसकी थी, अब उसे सुधारेगा कौन? तो फिरोज शाह तुगलक सुधारेगा। देखिए जैसे सूखा पड़ा है, अकाल है, तो सीधी सी बात नहर की जरूरत पड़ेगी, तो अधिक मात्रा में नहर नहीं विकसित करेगा। कृषि मतलब पूरी तरह से वाट लगी है, अर्थव्यवस्था रीढ़ की हड्डी वही है, वहीं से राजस्व आएगा, तो उसे मतलब सुधार कौन करेगा? फिरोज शाह तुगलक। तो आप बताइए, नहर का सबसे ज्यादा निर्माण करना पड़ेगा कि नहीं? इसको करना पड़ेगा। नगर सबसे ज्यादा बसाना पड़ेगा कि नहीं? तो फिरोज शाह को मतलब जो है नगर कई सारी यही बसाएगा। आम के बगीचे खूब सारे लगवाएगा, बगीचे लगवाएगा, क्योंकि वहां पे से राजस्व जनरेट होगा ना। तो ये सारी चीजें क्यों कर रहा है? क्योंकि जो पहला शासक है उसकी जो गलतियां थी उनको सुधार कौन कर रहा है? फिरोज शाह तुगलक कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो ये सब रीजन होते हैं, तो हमें रटना नहीं पड़ता है, हम एक चेन की तरह बंधते चले जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? मैं देखिए, मैं ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको सारी चीजें बता सकता हूँ, लेकिन मोस्टली चीजें बता सकता हूँ, मोस्टली चीजें मैं बताता भी हूँ आपको। मुझे लगता है हर वीडियो में मेरा कॉन्सेप्ट रहता है कुछ ना कुछ। बस आपकी समझ का है कि आप मेरे साथ कितना जुड़े। जैसे टोपरा और मेरठ, दो अशोक स्तंभ किस शासक द्वारा दिल्ली लाया गया? तो फिरोज शाह तुगलक। अगला, सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में थे। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। दोस्तों देखिए, अगर हम बात करें तो ये हमको लगता है इसकी माता शायद मुस्लिम थी कि पिता मुस्लिम थे। इसमें एक हिंदू एक मुस्लिम थे, दो लोग थे। तो ये मतलब भेदभाव ना हो, इसलिए विद्रोह ना कोई कर दे, तो इस वजह से ये शायद ऐसा करता था। जो भी था ये जाने, हमें तो नहीं पता है दोस्तों। लिखा हा कि सर्व सिंचाई कर था। तो ये दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने लगाया था? तो ये फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, सिंचाई कर लगाया था। सीधी सी बात, इतनी नहरें बनाएगा, सब कुछ करेगा, तो कर तो लगाएगा ना। तो हक ये सर्व तो हो जाएगा। देखिए शरबत, शरबत में क्या डालते? पानी। सर्व यानी शरबत, शरबत में क्या डालते? पानी। पानी यानी सिंचाई, तो हो जाएगा ना, सिंचाई में भी क्या है? पानी। तो इस तरह हक ये सर्व। ठीक, छोटे छोटे लिख लिया करिए आप। बाई चांस आप अगर छोटा छोटा तैयार करें ना, तो जो मतलब आपको मैं जितना दिया हूँ, आपकी एक कॉपी तैयार हो जाए, और वो कॉपी ही रट के चले जाइए, एग्जाम में काम हो जाएगा ना। देखिए अगला, फिरोज शाह के काल में स्थापित विभाग है दीवान बंदगान। तो बंदगान यानी जो है दास, थोड़ा थोड़ा लग नहीं रहा? इस्तियाक यानी पेंशन। खैरात यानी असहाय लोगों की मदद करना। खैरात यानी कहते हैं ना, खैरात में बांट दो, तो जो है खैरात है, खैराज नहीं होगा, दीवाने खैरात हो जाएगा। ये असहाय लोगों की मदद हो जाएगा, इस्तियाक पेंशन हो जाए, बंदगान दासों की देख रेख। अगला है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसीरुद्दीन महमूद थे। किस सुल्तान को गाजी मलिक उपनाम से जो है जाना जाता है? तो गयासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे।
आगे बढ़े, देखिए सैयद वंश 1414 से 1451 और लोधी वंश 1451 से 1426। देखते हैं दोस्तों, 1414 में दौलत खां को पराजित कर खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की? सैयद वंश। रैयत आला उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? खिज्र खां। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? सैयद वंश था। अगला है सैयद वंश का सबसे योग्य शासक कौन था? मुबारक शाह था। इसने तारीख मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया। मतलब इसके लेखक हैं याहिया बिन अहमद सरहिंदी, जो है लिखा किसने है? देखिए ये लेखक है, यहाँ देखिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे आप। देखिए लेखक कौन है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ये लेखक हो जाएंगे। लिखा क्या है इसने? तारीख मुबारक शाही। और अब मुबारक शाही से ही पता चल रहा, मुबारक शाह के दरबार में रहते हैं और उनको संरक्षण दिया गया। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान के रूप में लोधी वंश की स्थापना किसने की? बहलोल लोधी। ठीक, अगला दिया बहलोल लोधी। देखिए शासनकाल 1451 से 1489। सिकंदर लोधी 1489 से 1517। मैंने बताया सिकंदर लोधी 1504, आगरा शहर की स्थापना कई बार पूछा गया है, कई बार पढ़ना पड़ेगा। इब्राहिम लोधी 1517 से जो है 1526, तो 26 में बाबर का आक्रमण होता है और उसके बाद जो है ये इब्राहिम लोधी मर जाते, फिर जो है मुगल वंश की स्थापना हो जाती। देखिए दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो बहलोल लोधी 38 वर्ष तक शासन किया। देखिए यहाँ अगला है कि सुल्तान के दरबार में अब्दुल्ला ने अपनी पुस्तक तारीख दाऊदी में लिखा है, जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता। बहलोल लोधी के बारे में लिखा है। अगला है कि सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना की? सिकंदर लोधी, अभी बताया। सिकंदर लोधी भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया? गजे सिकंदरी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोधी का प्रथम शासक कौन था? सिकंदर लोधी था। अगला है कि सिकंदर लोधी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक प्रथाओं, मुहर्रम पर ताजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मजारों पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नगरों की स्थापना कर, जिसमें फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, फिरोजाबाद शामिल है। ठीक दोस्तों, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन दिया है, देखिए ये यहाँ है वंश के बारे में बताया है शासनकाल, जैसे ममलूक वंश इबक हो जाएगा, शासनकाल 84। ठीक, अगला दिया है मतलब 84 वर्ष तक शासनकाल था इनका। ठीक, किसका? तो सबसे ज्यादा देखिए यहाँ तुगलक वंश का शासनकाल सबसे ज्यादा नजर आएगा, 94 वर्ष। ठीक, ये सारी चीजें हम देख लिए हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं। ममलूक वंश ऐबक हो जाएंगे, खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश खिज्र खां, लोधी बहलोल लोधी। सन याद करना हो कर लीजिए, वरना इतना मैंने देखिए कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, बस ये ऊपर वाले दो न भूलिए तो ज्यादा बेटर है। देखिए दिल्ली सल्तनत में वंशों में सर्वाधिक शासनकाल तुगलों का है और न्यूनतम खिलजी का है। ये पूछा गया क्वेश्चन। अगला है कि भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही की रचना किसके शासनकाल में हो? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी किस नाम से कविताएं लिखता था? गुलदुखी। दोस्तों लोधी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोधी था। वर्ष 1518 में लड़े गए खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोधी को किसने पराजित किया? महाराणा सांगा ने। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? इब्राहिम लोधी को। किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई? तो इब्राहिम लोधी। अगला इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि या युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ। अगला भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किस शासक ने किया? तो तुर्कों ने किया। अगला है सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता है? उलेमा को। अगला किस भारतीय संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया? तो अमीर खुसरो ने। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे मानते हैं? अमीर खुसरो को। अगला है सिकंदर लोधी द्वारा फारसी भाषा में अनुवादित ग्रंथ फरहंगे सिकंदरी संबंधित है आयुर्वेद शास्त्र। देखिए कितना टाइम हुआ दोस्तों, 43 मिनट हुआ। ठीक, देखते हैं विजयनगर सम्राट। देखते हैं दोस्तों, ये देखिए लाइटनिंग की वजह से बता रहा हूँ पहले। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 से हरिहर और बुक्का ने किया। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के साथ अपना राजदूत भेजा? तो बुक्का प्रथम। अभिलेख में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी, पश्चिम और दक्षिणी सागरों का स्वामी कहते हैं? बुक्का प्रथम हो जाएगा। अगला है कि हरिहर ने विजयनगर हम्पी को अपनी द्वितीय राजधानी और विजयनगर के जो ध्वंस अवशेष हैं यानी जो समाप्त हुए अवशेष हैं वो हम्पी में विद्यमान है। विजयनगर का पहला शासक जिसने बहमनियों को गोवा छीना तो हरिहर द्वितीय। विजय विठल मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी में है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके शासनकाल में किया? तो कुल्लू कुतुब शाह। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक, ये इन्होंने ही जो है हैदराबाद शहर को बसाया था शायद, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट नहीं सॉरी, ये चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने कराया था शायद, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है संगम, हरिहर प्रथम हो जाएंगे, विरूपाक्ष द्वितीय। अंतिम शासक इसके हैं ये याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। संगम देखिए इस तरह याद रखिए, संगम सुलु तुलु अरावीडु, संगम
सलु तुलु अरावीडु। हरिहर प्रथम, सालू नरसिंह, वीर नरसिंह, तिरुमल हो जाएंगे। लास्ट वाले याद करिए चाहे न करिए, ये याद हो जाएंगे तो ज्यादा बेटर है संस्थापक, बाकी बात ही कोई नहीं। देखिए अगला है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व। कृष्णदेवराय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता था? अष्टदिग्गज। तालीकोटा या राक्षसी तरंगिणी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1565 में हुआ था। ठीक, अभी हम ये देखेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है थोड़ा देख लेंगे तो ज्यादा सही। देखिए विजयनगर साम्राज्य के राजवंश, निकोलो डी कांटी इटली के देवराय प्रथम विजयनगर शहर का वर्णन करते हैं, देवराय प्रथम के समय आते हैं। अब्दुल रज्जाक अबुल निकलो अबुल पा, पाकर बार से, ऐसे कुछ था, निकलो अबुल, हाँ देखिए ट्रिक थी एक, मैं ऐसे कुछ है, निकलो अब्बुल पाकर ऐसे कुछ थी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं बाद में बताऊंगा कभी, बोर्ड पे अच्छे से समझा दूंगा, बहुत जल्द बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं। देखिए निकोलो डी कॉन्टी कहाँ थे? इटली के देवरा प्रथम में आए, विजयनगर। एक लाइन से ये याद कर लीजिए, एक लाइन से ये याद कर लीजिए, काम ही खत्म हो जाएगा। देखिए पहले इटली के थे, अब्दुल रज्जाक फारस के थे, देवराय द्वितीय के समय आए, विजयनगर सचिवालय का वर्णन किए। और पायस पुर्तगाली थे, कृष्णदेवराय के समय आए, विजयनगर के शिल्प व व्यापार का वर्णन करते हैं। बारबोसा पुर्तगाली के भी थे, सियर फेडरिक पुर्तगाली थे, नूनीज पुर्तगाली थे, निकितिन रूस के थे। ठीक, तो इंपॉर्टेंट नूनीज, बारबोस, पायस ऊपर के हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सदाशिवराय के समय आए, कृष्णदेवराय के समय बारबोसा है, सती प्रथा का वर्णन किया है, विजयनगर साम्राज्य का वर्णन करें, सती प्रथा का वर्णन किया, अच्युत देवराय हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद विजयनगर में महमूद मतलब मोहम्मद तृतीय असमानता का वर्णन। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इसके साथ ले लीजिएगा और थोड़ा देख लीजिएगा एक दो बार, बाकी मैं इसकी ट्रिक बता दूंगा, टेंशन ना लीजिए आप। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग है? तो तेलुगु का है। जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट था, वेंकट द्वितीय था। अगला, अपनी मधुरा विजय कृत में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? गंगा देवी थी। अगला क्वेश्चन, होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो हेल्बिड है। अगला है, विजयनगर की प्राचीन राजधानी के स्रोत किन खंडहरों में मिलते हैं? हम्पी के खंडहरों में। अगला है, वैदिक ग्रंथों में भाष्यकार शायर को आश्रय प्रदान किया गया है विजयनगर राजाओं द्वारा। ठीक दोस्तों, अब देखिए बरार राज्य क्या है? बरार, संस्थापक कौन है? इमाद शाह है। बीजापुर यूसुफ आदिल, ये पूछ लेता है संस्थापक ही। अहमदनगर के मलिक अहमद है। गोलकुंडा के कुली कुतुब शाह है। बीदर के अमीर अली बरीद है। देखिए देखिए ये इंपॉर्टेंट है, सन इतना नहीं इंपॉर्टेंट है, अगर आप जो है ज्यादा बढ़िया एग्जाम देना चाहते तो याद कर लीजिए, नहीं इतना नहीं जाता डीप में। ठीक, और आपको जरूरत भी नहीं इतना याद करने की। देखिए उसके बाद हम देखिए राजवंश देखें तो ये संस्थापक हो जाएंगे, इमादी वंश है। आदिल शाह आदिल वंश के हो जाएंगे। मलिक अहमद निजाम शाही हो जाएंगे। कुली कुतुब कुतुब शाही हो जाएंगे। मीर अली बरीद तो बरीद शाही के हो जाएंगे। ठीक, अब इनकी राजधानी है, जैसे इनकी है गाविल, नौरुस, जुन्नार, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर हो जाएगा। ये देखिए 1574 ईस्वी में अहमदनगर में विलय किया। औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य मतलब 1686 में साम्राज्य में विलय किया। 87 में शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया। और 1687 में औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में विलय किया और 1618 में बीजापुर को बीदर मतलब बीदर जो है बीजापुर में विलय हो गया। ठीक, तो इस तरह मतलब हम देख सकते हैं, ये कोई मतलब वो नहीं है। देखिए विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 तक मध्यकालीन भारत दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था। अगला दिया दिल्ली सल्तनत में प्रशासन देख लेते हैं। जैसे दीवान मुस्तखराज विभाग की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? अलाउद्दीन खिलजी। अगला है कि सल्तनत काल में अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? तो तुर्क वर्ग के थे। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया? तो तैलंग ब्राह्मण खान जहां। बिजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत आता है? तो तुगलक वंश। अगला है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो चौधरी होता था। देखिए देखिए यहाँ सर्व लिखा है ना, अभी मैंने ऊपर केवल आपको बताया है कि हर सर्व यानी शरबत और सिंचाई से संबंधित पानी भी शरबत में होता है। अगला है इस्लामी शरीयत के अनुसार करों के प्रकार, जैसे जजिया कर गैर मुसलमानों पर लिया जाने वाला कर। जकात मुसलमानों से उनके आय का 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाता है। खुम्स लूट का धन है, तो इस पे 1/5 हिस्से को सुल्तान और 4/5 हिस्से को सैनिक को बांटा जाता है। देखिए 1/5 बड़ा है तो ये सुल्तान लेगा, छोटा है 4/5 तो सैनिक लेगा। परंतु अलाउद्दीन खिलजी के काल में यह मतलब में केवल 1/5 हिस्सा सैनिकों को दिया जाता था, यानी हिस्सा उल्टा था अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। खराज क्या है? भू राजस्व गैर जो है मुसलमानों से। अगला है सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में मिलता है? अलाउद्दीन मसूद शाह। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टंका, मैंने बताया ऊपर, तांबे का जीतल, 2 सिक्के चलाए थे। अगला क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में
फवाजिल का तात्पर्य क्या है? तो इक्ता द्वारा सरकारी खजाने में जमा किए जाने वाली अतिरिक्त राशि हो जाएगी। अगला है जवाबित का संबंध किससे है? राजकीय कानून से है। दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किसके शासनकाल में होती है? बलबन के। अगला है दिल्ली सल्तनत किस शासक ने एकता व्यवस्था शुरू की? तो इल्तुतमिश ने की। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता है, इस जिसके अधीन एक महालेखा परीक्षक होता है। ठीक दोस्तों, आगे हम बढ़ें। देखिए अगला क्वेश्चन है सल्तनत शासन के प्रमुख विभाग। दीवान विजारत वित्त विभाग है, दीवान रियासत नियंत्रण है, दीवान मुस्तखराज कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलना, दीवान कोही कृषि के लिए है, दीवान काजी न्याय के लिए है, दीवान इंसा पत्रकार के लिए है, दीवान अर्ज सैन्य विभाग है। हम लोग ये सब देखे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, ये पूछ सकता है कि इसके शासन काल में हुआ या मतलब या किससे संबंधित है, बस यही दो क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन बनते जरूर हैं दोस्तों। लिखा दीवान रियासत विदेश विभाग है, दीवान बरीद गुप्तचर विभाग है, दीवान बंदगान दास हो जाएगा। ठीक, तो ये याद रखिएगा दोस्तों, इसके साथ लेना होगा तो ले लीजिएगा, मैं थोड़ा जूम कर दिया हूँ, ठीक, ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है क्वेश्चन। देखिए सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित है? तो सुल्तान में है। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद को किस नाम से जानते हैं? मजलिस खलवत। अगला क्वेश्चन दिया है इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई? बलबन के द्वारा। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर समानता कितनी होती थी? तो 20 से 25%। अगला दिया है बलबन के राजत्व का स्वरूप प्रभावित है फारस से दोस्तों। अगला है सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी, जैसे आरिज मुमालिक सैन्य विभाग का प्रधान, बारीद मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रधान, सद्र उस सद्र धार्मिक विभाग का प्रधान, अमीर आखूर असुसाला का प्रधान, और जो है सरे जानदार ये अंगरक्षकों का प्रमुख हो जाएगा। अगला अमीर हाजिम दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला। दोस्तों मैं चाहूँ तो ट्रिक बना सकता हूँ कोई ना कोई, लेकिन वो आप न याद कर पाएंगे, मैं ही याद कर सकता हूँ। देखिए मेरी ट्रिक ना बहुत अजीबो गरीब कुछ होती है जो मैं नहीं याद करा सकता हूँ, लेकिन मतलब ये है कि मैं अपने तरीके से बनाता हूँ तो याद कर लेता हूँ। और जो देखिए आपको भी बनाना पड़ेगा, कुछ भी कोई भी तरीका, मतलब बारीद है तो बारूद गुप्त तरीके से रखा जाता है, तो इस तरह हम याद कर सकते हैं, बारीद यानी बारूद गुप्त रहता है, समझ में आया कि नहीं? तो मतलब कोई मतलब थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा दोस्तों। जैसे आरिफ मुमालिक है, तो आरिज लिखा है, हम इसे पढ़ रहे हैं आरिफ, आरिफ किसमें है? सेना में है, तो सैन्य विभाग। तो इस तरह मतलब अगर हम जो है याद रखेंगे, देखो बारीद यानी गुप्त, तो बारीद से बारूद और आरिफ से आरिफ, तो इस तरह मतलब थोड़ा एक दो याद कर लेंगे। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हम देखे ही थे, क्या लिखा है? दिल्ली सल्तनत के प्रसार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था, जिसके अधीन एक महालेखा परीक्षक होता था। अब देखिए दिल्ली सल्तनत स्थापत्य कला एवं साहित्य, यहाँ देखिए दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी है, फिरोज शाह तुगलक। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन है तूती ए हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म पटियाली एटा में हुआ था, वे कवि, इतिहासकार तथा संगीतक थे। भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित है? बलबन का मकबरा। किताब उल हिंद अल बुरूनी। अमीर खुसरो ने किस भाषा में विकास को अग्रणी भूमिका दी? खड़ी भाषा, खड़ी बोली। अगला है सल्तनत के महत्वपूर्ण निर्माण कार्य, जैसे प्रमुख इमारतें, निर्माता कुतुबुद्दीन ऐबक, सॉरी कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक, कुब्बतुल उज़्ज़मा मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक, अढ़ाई दरवाजा कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक, उसके बाद सुल्तान गढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश हो जाएगा, इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश। हौज शमसी या शमसी ईदगाह इल्तुतमिश। बलबन का मकबरा बलबन। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी। हौज अलाई अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद जमायत जमायत खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी। हजार सितून अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी। ओखा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी। कुतुब देखिए तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक, इंपॉर्टेंट है, गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। अगला है लाहौर को भारत में फारसी भाषा का प्रयोग व प्रसार के लिए प्रथम केंद्र के रूप में जाना जाता है। अब देखते हैं ऊपर थोड़े हैं, इंपॉर्टेंट है ग्रंथ व लेखक, जैसे संगीत राज का ग्रंथ राणा कुंभा ने लिखा, रागमाला पुंडरीक विठल, ताजुल मासिर हसन निजामी, तारीख दिल्ली खुसरो। आगे बढ़िए, अगला लिखा है तारीख मोहम्मदी मोहम्मद बेहमद खां। अगला है तारीख हिंद अलबरूनी हो जाएंगे, मुबारक शाही याहिया बिन अहमद सरहिंदी हम लोग देखे थे, फतवा जहादारी जियाउद्दीन बरनी, खजाइन उल फतूह अमीर खुसरो हो जाएंगे, तारीख फिरोज शाही शमसे सिराज अफीफ, तुगलकनामा अमीर खुसरो हो जाएंगे। उसके बाद फतूहात फिरोज शाही फिरोज शाह, तारीख यामनी उतबी हो जाएंगे, मैंने बताया था उरी यानी उतबी यामनी हो जाएगा। उसके बाद ये तारीख हिंद मतलब, हाँ तारीख हिंद था तो उसमें अलबरूनी थे। अब देखिए यहाँ पे है कि तबकात नासरी मिनहासुस सिराज, रेहला इब्न बतूता हो जाएगा, मोरक्को से आया था 1343 में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में।
किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख है? फतवा जहादारी। दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया? फारसी। अगला, हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत वाद्य यंत्र को माना जाता है? सितार। अमीर खुसरो व शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा है। अगला है, नवीन फारसी काव्य शैली सबक हिंदी हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। अगला है, किस राजपूत शासक ने संगीत पर एक पुस्तक की रचना की है? राणा कुंभा ने। भारत में किसे मकबरा निर्माण शैली का जनक माना जाता है? इल्तुतमिश ने। ठीक। अब देखिए यहाँ लिखा है, लाहौर पाकिस्तान को भारत में फारसी भाषा के प्रयोग व प्रसार के प्रथम केंद्र के रूप में जाना जाता है। अब हम लास्ट ये देख लेंगे, भक्ति और सूफी आंदोलन। देखिए, सूफी संप्रदाय सूफी संतों द्वारा उर्दू भाषा का प्रारंभ होता है। एक बासराह इस्लामी कानून के समर्थक, एक बेसराह इस्लामी कानून के मुक्त, यानी इस्लामी जो कानून से मुक्त की बात करते हैं। ठीक। अब देखिए इसमें जो इस्लाम के समर्थक है कानूनी, जैसे इसमें होता चिश्ती सिलसिला है, सोहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला, नक्शबंदी सिलसिला है। अब देखिए इसमें है भारतीय संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएंगे, चिश्ती के। इसमें हो जाएगा दक्षिण भारत, उत्तर भारत। देखिए दक्षिण भारत में कौन है? बुहरहान है, हिंद गरीब, गेसु दराज हो जाएंगे। उत्तर भारत में नसीरुद्दीन चिराग देहलवी, हजरत अलाउद्दीन साहब, हजरत निजामुद्दीन औलिया, फरीद केसरी, बाबा फरीद, ख्वाजू बख्तियार काकी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करना कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, थोड़ा देख लीजिए बस। देखिए संस्थापक शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी है, संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलामी है, भारतीय प्रचारक ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्लाह बेरंग है। वो छोड़िए, यहाँ देखिए भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो ये अलवार या नैनार संतों द्वारा। कबीर किसके शिष्य थे? संत रामानंद के। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य समानता यह है कि यह दोनों मानना है कि संसार में दुख पूर्ण है। रामानुज के अनुयायी को क्या कहते हैं? तो बैसड़ो कहते हैं। कबीर व धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन का शीर्षक क्या है? अमर मूल है। अगला दिया है, दक्षिण भारत में शिव संतों को नैनार और विष्णु को जो है अलवार कहते हैं। हम लोग अभी जो है ऊपर जो है पढ़ के आए थे प्राचीन भारत, तो उसमें हम लोग अच्छे से ये सब देखे हुए हैं। वो नीचे छोड़िए, यहाँ देखिए ऊपर लिखा है सिलसिला या संस्थापक, जैसे चिश्ती चिश्ती संस्थापक ख्वाजुद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती, सोहरा शिहाबुद्दीन औलिया, कादरी शेख कादिर जिलामी, सत्तारिया अब्दुल्ला सत्तारिया, फिरदौसी शेख बदरुद्दीन, और नक्शबंदी बाकी बिल्ला। ये देखिए यही चीज है जो यहाँ लिखा है वही वहाँ है। अगला है, रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया गया? विशिष्ट द्वैतावाद। याद कराऊं, देखिए रामानुज यानी राम के अनुज, तो राम के अनुज यूनिक थे कि नहीं? लक्ष्मण जी उनके साथ हमेशा रहते थे कि नहीं? वो विशिष्ट थे यानी यूनिक थे। राम के अनुज विशिष्ट थे यानी यूनिक थे, तो ये देखिए विशिष्ट द्वैतावाद। याद हुआ? कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति न पूछे, यह रामानंद का है। राम भगवान ये नहीं कहते थे, यानी रामानंद। ठीक, याद कर सकते इस तरह। कामरूप वैष्णव धर्म के शंकर देव हो जाएंगे। अंकियानाथ इन्हीं का है, असम का है अंकियानाथ। ठीक, तो थोड़ा याद करिए। शुद्ध द्वैतावाद, अब बताइए, जैसे शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य, बताइए शुद्ध अद्वैतवाद यानी शुद्ध द्वैतावाद, इसका कहने का मतलब शुद्धा द्वैतावाद। तो शुद्ध, घर में जो बल्लम होता है, बल्लम जिसे सांप मारते हैं, इस तरह बना होता है, लोहे का होता है, आगे नुकीला सा, सांप मारते हैं इससे। ठीक, तो वो शुद्ध है। किस बल्लम जो है शुद्ध है, लोहे का। लोहे का बल्लम क्या है? शुद्ध। तो बल्लम से हो गया वल्लभाचार्य, शुद्ध से हो गया शुद्ध द्वैतावाद। तो इस तरह हम याद कर लिए थे, आपको भी याद करा दे रहे हैं। मन होगा याद कर लीजिएगा, नहीं तो फिर सांस गहरी लीजिएगा और छोड़िएगा भाड़ में जाए। तो ये चीज है। अगर है, भारत में भक्ति आंदोलन पुनर्जन्म की 5वीं 16वीं शताब्दी में हुआ था। अगला, किस भक्त संत ने स्वयं के संदेश के प्रचार हेतु सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया? रामानंद। बीजक के रचयिता कबीर हैं। भक्त संपूर्ण भारत में भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग है? तो 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? ननकाना साहब, तलवंडी, पाकिस्तान। देखिए चिराग दहलवी शेख नसीरुद्दीन महमूद है। महबूब इलाही शेख निजामुद्दीन औलिया है। मजदिद ये सरहिंदी है। और बंदान वाद जो है सैयद मोहम्मद गेसू दराज हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये केवल क्या किए हैं जानते हो? भक्ति, जैसे ही देखिए उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की त्रिमूर्ति है, गुरु नानक, कबीर, रैदास। ये 3 लोग उत्तर भारत के हो जाएंगे। ठीक, गुरु नानक जैसे यहाँ है पंजाब के आसपास। देखिए नामदेव है भक्ति आंदोलन के महाराष्ट्र में, नामदेव, ज्ञानदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, ये महाराष्ट्र में शुरू किए हैं। सन देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, मन होगा। ठीक, कबीर जी, रैदास, वल्लभाचार्य, तुलसीदास यूपी में नजर आ रहे हैं आपको, सूरदास यहाँ नजर आ रहे हैं, सुंदरदास यहाँ है, दादू दयाल यहाँ है, मीराबाई यहाँ है राजस्थान में, चैतन्य देव पश्चिम बंगाल साइड हो जाएंगे, और शंकरादेव असम में। देख लीजिए 15वीं और 16वीं शताब्दी ना,
उसके बाद देखिए रामानंद रामादास 17वीं शताब्दी यहाँ, एकानाथ महाराष्ट्र, रामादास, तुकाराम, जड़ेश्वर, नरसी देवता कहाँ है तो गुजरात में हो जाएंगे, नामदेव, रामदेव ये सब यहाँ, बसवन्ना ये कहाँ हो जाएंगे, ये आंध्र प्रदेश में, रामानुजाचार्य आंध्र प्रदेश में, पुरंदरदास आंध्र प्रदेश, माधवाचार्य कर्नाटक में हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद देखिए पडिक्कर वाचगर ये 9वीं शताब्दी में है, केरल के हैं, शंकराचार्य केरल से निकलते हैं, मालवार हो जाएंगे, निम्बकाचार्य ये तमिलनाडु के हो जाएंगे। ठीक, बाकी हिंद महासागर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ प्रमुख संत व उनके प्रवर्तक, देखिए अद्वैत, अद्वैत मतलब क्या होता है, यूनिक होता है कि नहीं, अद्वैत। ठीक, तो बताइए सबसे विशिष्ट हमारे शंकर भगवान है कि नहीं, अद्वैत है। शंकर जी क्या है, अद्वैत है, तो अद्वैतवाद किसके हैं, शंकराचार्य। विशिष्ट राम के अनुज विशिष्ट हैं, रामानुजाचार्य। द्वैताद्वैतवाद देखिए दो हैं, एक है द्वैताद्वैतवाद, एक है द्वैतवाद। तो देखिए द्वैताद्वैतवाद में निम्बकाचार्य, यानी ये बड़ा नाम लग रहा है, ये माधवाचार्य छोटा लग रहा है, तो छोटे वाले में छोटा भिरा दीजिए, बड़े वाले में बड़ा भिरा दीजिए। शुद्ध द्वैतवाद, शुद्ध है घर में बल्लम, तो बल्लभाचार्य। ये 5 आपको एकदम जहन में कस लेना है, बस यहीं से हर बार क्वेश्चन आता है। ठीक, बाकी मैं नीचे बता दे रहा हूँ, इसकी मैंने कोई ट्रिक नहीं बताई क्योंकि कभी आता नहीं और कभी मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी। जैसे भेदावाद भास्कराचार्य, सायो विशिष्टाद्वैतवाद श्रीकंठ, अचिंत भेदाभेदवाद बलदेव, वीर शैव विशिष्टावाद श्रीपति हो जाएंगे, और अविभाग द्वैत हुए विज्ञान भिक्षु। तो दोस्तों देखिए अब ये सब तो आप पढ़ सकते हैं ना, संप्रदाय कौन है, जैसे रामानुजाचार्य श्री संप्रदाय, माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय, वल्लभाचार्य दुग्ध संप्रदाय है, संत लालदास लाल संप्रदाय। आपसे कोई मतलब नहीं, दूर दूर तक कभी नहीं पूछेगा। एकनाथ वरकदी है, ठीक, रामदास धरकदी है, हरियाली माधवाचार्य महापुरुषीय, सनक ये हो जाएंगे, निम्बार्क हो जाएंगे, स्वामी हरदास सुखी संप्रदाय, जगजीवन सतनामी हो जाएंगे, चंडीदास बाउल हो जाएंगे ना, पुरंदर दास दासकूट हो जाएंगे। उसके बाद नित्यानंद स्वामी है, चैतन्य पंथ है, गुरु नानक सिख संप्रदाय के हो जाएंगे, दादू दयाल दादू पंथ हो जाएंगे, राधा बल्लभ संप्रदाय, हित हरिवंश रामानंद रामावत हो जाएंगे, श्री चंद्र उदासी संप्रदाय है, गुरु नानक के पुत्र हैं, जम्बोजी तो बिश्नोई संप्रदाय है, निरंजन का निरंजनी है। ठीक, अब देखिए ये क्लीन थोड़ा दोस्तों कम है क्योंकि कलर की वजह से, नहीं यही कलर देखिए लाल आपको साफ दिखेगा, लेकिन जो ये हल्का वाला है ये कम दिखेगा। अब देखिए कल हम यहाँ दोस्तों यहाँ आगे देखेंगे, अब यहाँ से कल करेंगे क्योंकि फिर नहीं टाइम ज्यादा हो जाएगा, नहीं कहो तो देख लेते हैं, देखिए कितना टाइम है दोस्तों, देख लेते हैं, चलो 2-3 मिनट लगेगा। देखिए दक्षिण में भक्ति आंदोलन है, तो विष्णु और जो है शिव हो जाएंगे। देखिए यहाँ है अलवार, मैंने कहा था विष्णु के जो वो होते हैं, जो भक्त होते हैं वो अलवार कहलाते हैं, और जो शिव के वो अनुयायी होते हैं वो नयनार हो जाएंगे। अब देखिए विष्णु में क्या हो, नामालवार, मधुर कवि है, अंडाल है जो महिला थी, और कुलशेखर है। संत में मणिक वाचकर है, सुंदर मूर्ति है, तिरुज्ञान है और निरु। देखिए ये सब हमसे कोई मतलब नहीं। ये देखिए यहाँ पे गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासन काल में की, सिकंदर लोधी। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय। तो इस तरह याद करना। तुलसीदास किस शासक काल में थे, अकबर और जहांगीर। किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया, तो फरीदुद्दीन गजे सकर, बाबा फरीद। मध्यकालीन भारत में संत रामानंद वर्ष 1299 प्रयागराज में हुआ। ईस्टर त्योहार पीछे ईसाइयों की क्या भावना है, सूली पर लटकाए जाने के बाद इसी दिन ईसा मसीह को पुनर्जीवित हुए थे। अगला दिया है भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे, जहांगीर के। अगला है कि भारत में सूफी मतलब चिश्ती सूफी मत को किसने स्थापित किया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। अगला दिया सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती यह मानता है कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। तो मैंने बताया ये कौन हो जाएंगे, जाति नहीं पूछता, भक्ति ये है गुरु नानक। ठीक, सनकादि संप्रदाय के वैष्णव संत निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद, मैंने बताया ना द्वैताद्वैतवाद बड़ा है तो निम्बार्काचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य हो जाएंगे, छोटा है। 5 याद दोस्तों, मैंने आपको बहुत सारी चीजें आज बताई हैं, इसलिए वीडियो थोड़ी सी बड़ी है, केवल 10 मिनट मुश्किल से, अरे तो फिर कंप्लीट तो हो जाता, लेकिन इतनी चीजें ना बताता तो कभी शायद जान भी ना पाते। देखिए रामचरितमानस जो मैंने ये बताया ना आपको संप्रदाय वाला, जिसे विशिष्ट देता कहीं नहीं पढ़े आप, उठा के देख लीजिए जाके यूट्यूब पे, हम ही बनाए हैं ना, तो हम जानते हैं। मैंने ही अपने दोस्तों में 3-4-10 लोगों को जो बताया है, लेकिन अब यूट्यूब के जरिए मैं सबको बता पा रहा हूँ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। देखिए यहाँ है रामचरितमानस, अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं कि नहीं दोस्तों, आप बताइएगा कमेंट में। देखिए रामचरितमानस नामक ग्रंथ तुलसीदास हो जाएंगे। हाजी वारिस अली शाह देवासरी बाराबंकी हमारे यहाँ लगता है। शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद हैं। शेख निजामुद्दीन जो औलिया की दरगाह कहाँ है, हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में। सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ शेख फरीदुद्दीन गंज ए शकर, ये बाबा फरीद सूफी संत के विचारों को भी संकलित किया गया है। और देखिए सलीम चिश्ती यानी फिरोज मतलब फतेहपुर सीकरी
आगरा में। देखिए आदि ग्रंथ में बाबा फरीद की भी जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। सिख धर्म का है ग्रंथ, लेकिन ये जो है ये मुस्लिम धर्म से संबंधित है, लेकिन फिर भी जानकारी मिलती है। समझ में आया कि नहीं? ये तो मैंने बता ही दिया। सलीम चिश्ती फतेहपुर सीकरी आगरा। शेख उल हिंद शेख सलीम चिश्ती। अगला ईसा मसीह का जन्म बेतलहम वर्तमान फिलिस्तीन। ईसाई द्वारा गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था, इसलिए गुड फ्राइडे। अगला है सूफीवाद सिलसिले में कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध है? नसबंदी। किस सूफी संत ने किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है? तो शाह मोहम्मद गौस। 12 मासा के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। अगला है दारा सिकोह द्वारा लिखित सिर अकबर शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिए दोस्तों। अगर अब नहीं याद रख देगा, जो उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया उसका नाम क्या था? सिर अकबर। अगला दिया है कृष्ण जीवन पर प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की? दस्तखान ने। निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने के लिए किस सुल्तान से इनकार किया? अलाउद्दीन खिलजी से। अब देखिए यहाँ पे कुछ मठ हैं, 4 पीठ हैं, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित हुए। एक श्रृंगेरी पीठ शिव है, मैसूर स्थित है, कर्नाटक में है। एक गोवर्धन पीठ है, बलभद्र या सुभद्रा पुरी में है, उड़ीसा में है। एक शारदा पीठ है, कृष्ण द्वारिका में है, गुजरात। एक है ज्योतिष पीठ विष्णु बद्रीनाथ और उत्तराखंड में है। ठीक, बद्रीनाथ जो ज्योतिर्लिंग है, उसका नाम क्या बदल दिए हैं? ज्योतिर्मठ कर दिए हैं, सोते हैं शायद हाँ, कुछ का नाम बदले हैं, ज्योतिर्मठ किए हैं। देख लीजिएगा, थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा। अब देखिए हम कल से मुगल वंश देखेंगे दोस्तों। आप लोग इतना साथ दिए इसके लिए धन्यवाद। देखिए आज मैं वैसे भी ना पूरे कंप्लीट कर पाता, लेकिन मैक्सिमम टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, तो इसके लिए आपको धन्यवाद दोस्तों। बाकी पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा वीडियो पसंद आई होगी तो, और लाइक जरूर किया करिए, कमेंट जरूर किया करिए। बाकी और कुछ करें या ना करें, ठीक दोस्तों। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।